पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अवयवों का योग और अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा किसी अवयव की किसी अदिश से गुणा किस प्रकार होगी तथा अवयवों के विभिन्न प्रकार। इस वीडियो में हम ज्ञात करेंगे पहले दो अवयवों की गुणा करना कि देखिए दो अवयवों की गुणा किस प्रकार होती है। तो यदि हमें दो अवयवों की गुणा करनी है तो इसके लिए एक प्रतिबंध है। पहले ये प्रतिबंध आप जान लीजिए। मान लिया हमने कोई अवयव है हमारे पास अवयव ए जिसका हमारा कोटि है m गुणा n और एक अवयव है हमारे पास b, इसकी कोटि है हमने मान लिया p गुणा q। ठीक, तो दो अवयवों की गुणा करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि पहले अवयव की कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव के रो की संख्या सदैव बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों अवयवों की गुणा संभव है। अर्थात यदि हमें a गुणा b करना है तो a के कॉलम की संख्या n और b के रो की संख्या p ये बराबर होनी चाहिए यदि हमें a गुणा b करना है। इसे ऐसे समझिए, a गुणा b करने के लिए आवश्यक है n बराबर p के होना चाहिए, और यदि हमें b गुणा a निकालना है तो उसके लिए आवश्यक है b गुणा a के लिए q बराबर m के होना चाहिए। अर्थात पहले अवयव के कॉलम और दूसरे अवयव की रो, पहले अवयव की स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर होंगी तभी गुणा संभव है। तो इससे हमें एक बात और भी पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है कि यदि हम किसी अवयव का a गुणा b कर सकते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि उसका हम b गुणा a भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात ये भी इससे हमें पता चलेगी कि ज़रूरी नहीं है कि a गुणा b बराबर b गुणा a के हो। a गुणा b बराबर b गुणा a हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और a गुणा b संभव है तो ज़रूरी नहीं है कि b गुणा a भी संभव हो। b गुणा a संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और दूसरी बात, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि यदि a गुणा b संभव नहीं है तो हो सकता है कि b गुणा a संभव हो। ठीक है, तो हमें पहले जो हमारा एक आवश्यक प्रतिबंध है दो अवयव की गुणा करने के लिए वो ये है कि यदि हम दो अवयव को गुणा कर रहे हैं तो पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव की रो की संख्या के सदैव बराबर होंगी। ये तो हो गया हमारा प्रतिबंध कि हम गुणा किस प्रकार करते हैं, गुणा करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। अब हम देखेंगे गुणा हमें किस प्रकार करनी है। देखिए, मान लिया हमारे पास ये दो अवयव हैं, एक अवयव ये है, एक अवयव ये है। तो देखिए गुणा इस प्रकार होती है, पहले अवयव की रो की गुणा दूसरे अवयव के एक एक करके सभी कॉलम से होगी, चाहे वो दो कॉलम है या तीन है। तो पहले हम पहले अवयव के पहली रो की गुणा दूसरे अवयव के सभी कॉलम से करेंगे। और किस प्रकार करेंगे, संगत अवयव की गुणा होती है, यानी पहले रो का पहला अवयव पहले कॉलम के पहले अवयव से गुणा होगा, प्लस लगा के पहली रो का दूसरा अवयव पहली कॉलम के दूसरे अवयव से गुणा होगा, फिर प्लस लगा के पहले रो का तीसरा अवयव कॉलम के तीसरे अवयव से गुणा होगा। देखिए किस प्रकार, एक हमारे पास अवयव ये है, एक अवयव ये है, हमें इनकी गुणा करनी है। तो ये गुणा होती है, पहले हम पहली रो को लेंगे, ये पहली रो है, इसकी गुणा पहले इस पूरे कॉलम से होगी। ठीक, उसके बाद इसी रो की गुणा दूसरे कॉलम से होगी। यदि कोई तीसरा कॉलम होता तो इसकी गुणा तीसरे कॉलम से होती। यहाँ केवल ये है। तो देखिए पहले हम कर रहे हैं पहली रो की गुणा पहले कॉलम से, तो पहले रो का पहला अवयव 1 की गुणा हो जाएगी पहले कॉलम के पहले अवयव 2 से, तो ये आ गया हमारा 1 गुणा 2। अब प्लस लगा के पहले अवयव पहली रो का दूसरा अवयव -1, इसकी गुणा हो जाएगी दूसरे अवयव से -1 से, तो -1 गुणा -1। अब फिर प्लस लगा के तीसरा अवयव तीसरे अवयव से, तीसरा अवयव है हमारे पास 5, तो 2 गुणा 5। तो ये हमने क्या गुणा करा है, हमने गुणा करा है पहली रो को पहले कॉलम से। तो इनका जो उत्तर आएगा वो रखा जाएगा, ऐसा अवयव बनेगा वो जो पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा हो। तो इसका उत्तर आएगा हल करने पर 13, तो आ जाएगा पहली रो और पहले कॉलम में। ये आप देख रहे हैं यहाँ आ गया है। अब क्या करा हमने, हमारा पहला कॉलम हमारा समाप्त हो गया है वाला। अब हम आएंगे दूसरे कॉलम पे, रो हमारी वही रहेगी ये वाली। देखिए रो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि सारे कॉलम समाप्त नहीं हो जाते। अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे पहली रो को दूसरे कॉलम से, यानी पहली रो इसे गुणा करेंगे दूसरे कॉलम से, तो 1 की गुणा हो जाएगी 7 से। देखिए 1 गुणा 7, अब प्लस लगा के
-1 की गुणा हो जाएगी 1 से, तो -1 गुणा 1, अब फिर प्लस लगा के इस 2 की गुणा हो जाएगी इस -4 से, तो 2 गुणा -4। ये कहाँ आएगा? क्योंकि हमने गुणा करी है पहली रो की दूसरे कॉलम से, तो ये वो अवयव बनेगा जो पहली रो में आ रहा हो और दूसरे कॉलम में आ रहा हो। तो देखिए हमने यहाँ रखा है ऐसे, ये वाली जगह पहली रो में आ रही है और दूसरे कॉलम में आ रही है। अब देखिए क्योंकि तीसरा कॉलम हमारे पास है नहीं, इसलिए हमारे कॉलम समाप्त हो गए हैं। तो अब हम आ जाएंगे दूसरी रो पे। अब दूसरी रो में सेम यही प्रक्रिया चलेगी, पहले दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से होगी, फिर दूसरी रो की गुणा दूसरे कॉलम से होगी। तो वही हम सेम काम करेंगे। हमने पहले पहली रो को गुणा करा है पहले कॉलम से, तो ये कहाँ आएगा? सॉरी, हमने दूसरी रो को गुणा करा है पहले कॉलम से, तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा दूसरी रो और पहले कॉलम में। इसके बाद हमने दूसरी रो को गुणा करा है दूसरे कॉलम से, तो ये कहाँ आएगा? ये गुणा करके आएगा दूसरी रो और दूसरे कॉलम में। अब हमारे पास रो भी समाप्त हो गई हैं और कॉलम भी समाप्त हो गए हैं, तो हमारा अभी की गुणा पूर्ण हो गई है। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि जब तक कॉलम की संख्या समाप्त नहीं होती हम रो को चेंज नहीं करेंगे, और जैसे ही कॉलम की संख्या समाप्त हो जाती है हम अगली रो में आ जाएंगे और पूरा साइकिल वही रिपीट होगा। और जब हमारी सभी रो की संख्या भी समाप्त हो जाती हैं तो हमारी गुणा भी समाप्त हो जाती है। इसे बोलते हैं दो अवयवों को आपस में गुणा करना। ठीक है, अब देखिए एक आप इसका उदाहरण देख लीजिए, सवाल आप कर लेना क्योंकि सब आसान है, कुछ भारी नहीं है। हमें ए को बी से गुणा करना है। तो देखिए पहले की कॉलम और दूसरी की रो बराबर होनी चाहिए। तो पहले में कॉलम है 1 और 1 2 और दूसरे में रो हैं 1 और 1 2, अर्थात इसके रो भी 2 हैं, इसके कॉलम 2 हैं और इसकी रो भी 2 हैं। तो 2 की 2 से बराबर है, अर्थात दोनों की गुणा संभव है। अब मैंने बताया था पहले हम गुणा करते हैं पहली रो की पहले कॉलम से, तो पहली रो की पहले कॉलम से गुणा करेंगे, यानी 6 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 7। तो देखिए 6 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 7। अब हम आएंगे दूसरी कॉलम पे, रो पहली रहेगी, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 6 गुणा 6 प्लस 9 गुणा 9। तो 6 गुणा 6 प्लस 9 गुणा 9। अब है हमारे पास तीसरा कॉलम, तो रो अभी हमने चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास तीसरा कॉलम बचा है। तो हम करेंगे 6 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 8। देखिए 6 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 8, ये कहाँ आया है? ये आया है हमारा पहली रो और तीसरे कॉलम में, क्योंकि हमने पहली रो की और तीसरे कॉलम की गुणा करी है, तो इसका उत्तर कहाँ आएगा? पहली रो में और तीसरे कॉलम में। अब हमारे सभी देखिए तीनों कॉलम ये समाप्त हो गए, तो हम क्या करेंगे? अब हम रो को चेंज कर देंगे। अब हम पहली रो से हट के अब हम दूसरी रो पे आ जाएंगे। अब दोबारा से पूरी प्रक्रिया वही चलेगी, पहले हम पहली रो की गुणा पहले कॉलम से करेंगे, वो ये आ गया, फिर हम पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम से करेंगे, वो ये आ जाएगा, फिर हम पहली रो की गुणा तीसरे कॉलम से करेंगे, वो ये आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास रो भी समाप्त हो गई हैं, कोई तीसरी रो हमारे पास है नहीं, तो ये गुणा हमारी पूर्ण हो गई। और ये हमारे से हल करके प्लस माइनस करके जो भी है ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके अभ्यास नंबर 3.2 है। इसमें सारे सवाल आपके या तो अवयव को जोड़ने के हैं या घटाने के हैं या गुणा के हैं, या ऐसा है कि अवयव को किसी अदिश से गुणा करनी है। देखिए पहला सवाल है आपका, एक मिनट, पहला सवाल आपका ये है, इसमें आपको एक अवयव ए दिया है, एक अवयव बी और एक अवयव सी दिया है। पहले आपसे ए प्लस बी ज्ञात करवाया है, आप जानते हैं दो अवयव को कैसे प्लस करते हैं। ए माइनस बी ज्ञात कराया है, आप जानते हैं दो अवयव को कैसे माइनस करते हैं। फिर आपसे 3a माइनस सी, तो देखिए 3a माइनस सी के लिए पहले हम अवयव ए को अदिश 3 से गुणा करेंगे। मैंने बताया था जब हम किसी अदिश से गुणा करते हैं तो हम उस अवयव के प्रत्येक अवयव की गुणा उस अदिश से होती है। तो जब हम 3a निकालेंगे तो a का प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा किया जाएगा, फिर 3a में से c को हम माइनस कर देंगे। इसी प्रकार हम ए बी और बी ए ज्ञात करेंगे, यानी a गुणा बी और b गुणा a, यदि संभव है तो। संभव होने का वही प्रतिबंध है कि पहले का कॉलम और दूसरी की रो बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार आपके सभी सवाल इसी तरह हैं, किसी में आपको प्लस करना है तो किसी में माइनस करना है और किसी में आपको गुणा करना है। इसमें कुछ भी भारी नहीं है, सब कुछ वही सवाल हैं जो मैंने बताए हैं, प्लस माइनस और गुणा करने वाले। तो ये सवाल आप हल कर लेंगे। ठीक है,
अब अगला टॉपिक है आपका आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। देखिए आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, जब हम किसी आव्यूह के रो और कॉलम को आपस में बदल देते हैं, यानी यदि रो कॉलम बन जाए और कॉलम रो बन जाए तो उसे हम आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। जैसे मान लिया हमने हमारे पास कोई आव्यूह ए बराबर ए आई जे है। इसका मतलब मैंने बताया था पहले भी, ए आई जे का मतलब ये है कि आई रो को दिखाता है और जे कॉलम को दिखाता है। हमने मान लिया हमारे पास कोई आव्यूह ए है जो ए आई जे के फॉर्म में है, तो इसका जो परिवर्त होगा यानी ट्रांसपोज होगा किसी आव्यूह का, आव्यूह के ट्रांसपोज को या तो हम ए डैश से दिखाते हैं या हम ए के ऊपर टी बना देंगे, तो ये ए डैश या ए के ऊपर घात के रूप में टी दिखाएंगे। इसे हम बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त या आव्यूह का ट्रांसपोज। तो यदि हमारा ए बराबर ए आई जे है तो ए डैश बराबर हो जाएगा ए जे आई के। ठीक है, ये है समझने की बात कि यदि हम किसी आव्यूह का हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो उस आव्यूह के रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रो बन जाते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया यदि ए बराबर ए आई जे है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए जे आई हो जाएगा। अब इसका हम एक उदाहरण देखेंगे। मान लिया हमारे पास कोई आव्यूह ए बराबर ए बी सी डी, ये एक 2x2 का आव्यूह है। यदि ए बराबर ए बी सी डी है तो अगर हमें ए डैश निकालना है तो ए डैश क्या होगा, देखिए पहला जो रो है, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा ए बी और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा सी डी। अब देखिए जो कॉलम थे वो तो रो बन गए और जो रो थी वो कॉलम बन गया, तो ये आपका ए डैश हो गया। अगला उदाहरण देखिए आप इसमें, मान लिया कोई आव्यूह हमारे पास ये है आव्यूह ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आव्यूह है। इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2/3 की। तो हम ए डैश अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, देखिए जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3, जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 5 6, ये उत्तर आ गया। इसका क्या होगा ऑर्डर, यानी इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि हो जाएगी आपकी 3/2 की। तो आव्यूह का ट्रांसपोज में एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि जब हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी कोटि उलट जाती है यानी बदल जाती है। जैसे हमारा ए की कोटि 2/3 थी तो ए डैश की कोटि हमारी बन गई है 3/2 के। एक उदाहरण और देखिए आप, मान लिया ए बराबर हमारे पास है एक्स वाई जेड, इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है हमारे पास 3/1, अर्थात रो इसमें 3 है और कॉलम 1 है। तो अगर हमें ए डैश निकालना है तो ए डैश में देखिए जो पहली, इसमें केवल एक ही कॉलम है, कौन सा, ये वाला, ये पूरा एक कॉलम है। तो जो पूरा एक कॉलम है ये पूरी एक रो बन जाएगा। तो क्या जाएगा एक्स वाई जेड, पूरी एक रो कॉलम पूरी एक रो बन गया। तो इसकी क्या बन जाएगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर बन जाएगा आपका 1/3 का, यानी रो 1 है अब कॉलम इसमें 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये 3/1 था, ये 1/3 हो गया। इसे हम कहते हैं आव्यूह का परिवर्त या आव्यूह का ट्रांसपोज निकालना। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि यदि कोई किसी आव्यूह का ट्रांसपोज है और अगर हम उस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो हमें वापस वही आव्यूह मिल जाता है जो आव्यूह हमारे पास था। इसके आपको सवाल मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे, वो आप देखना करके आप इससे समझ जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा कैसे। यदि हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं और उस ट्रांसपोज का हम दोबारा से ट्रांसपोज कर दें, अर्थात हम ए डैश निकाल के उस ए डैश का दोबारा से डैश कर देंगे तो हमें वापस वही आव्यूह ए जो मूल आव्यूह था वो मिल जाएगा। इसका पहला तो इसका पहली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि आव्यूह के साथ कोई अदिश गुणा में है और हमें पूरे का ट्रांसपोज करना है तो वो अदिश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल ट्रांसपोज काय का होता है, आव्यूह का होता है। ये बात समझ में आ गई। मतलब अगर हमारा कोई अदिश आव्यूह के साथ गुणा में है और हमें होल का ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज का जो प्रभाव पड़ता है वो केवल आव्यूह पे पड़ता है, किसी भी अदिश संख्या पे नहीं पड़ता। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हमें a प्लस बी पूरे का होल का ट्रांसपोज करना है तो वो इनके अलग अलग ट्रांसपोज के
बराबर होगा। ये प्लस में भी काम करता है और माइनस में भी केवल प्लस और माइनस में ए बी का ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के योग के या अंतर के बराबर होता है। लेकिन अगली प्रॉपर्टी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सवालों में भी पूछी जाती है, एग्ज़ाम में भी आती है, अगर हमें दो अवयव के गुणा का ट्रांसपोज निकालना है, ए बी के होल का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। ये थोड़ा अलग है मतलब अगर हमें ए गुणा बी होल का ट्रांसपोज निकालना है तो वो बराबर होगा बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज, ना कि ए का ट्रांसपोज गुणा बी का ट्रांसपोज। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये नोट करनी है प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी आती है। अगला टॉपिक है हमारे पास सममित आव्यूह। कि सममित आव्यूह क्या होते हैं? देखिए, सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें किसी आव्यूह का ट्रांसपोज वही आव्यूह वापस मिल जाए और दूसरी शर्त यह है कि वो आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा। तो सममित आव्यूह के लिए दो शर्तें हैं हमारे पास। सममित आव्यूह, पहली शर्त यह है कि वो एक वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह मैंने बताया, वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके रो और कॉलम की संख्या समान हो से हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट शर्त इसकी ये है कि इसमें ए डैश बराबर ए के होता है। मतलब किसी आव्यूह का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उस आव्यूह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें वापस वही आव्यूह मिल जाएगा जो आव्यूह हमारे पास था, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आव्यूह के हम क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह बोलते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने मान लिया कि कोई आव्यूह ए है, ए बराबर हमारे पास है ए बी सी, ठीक। अब बी डी ई सी ई ये काम करिए, इसे हम जो आसान उदाहरण है से देखते हैं, जो किताब में भी आपको दिया है उदाहरण। ये मैंने देखा है सही उदाहरण है, क्योंकि ए बी सी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये संख्याओं में दिया है उदाहरण, ये काफ़ी अच्छा है, इसे देखिए। हमारे पास एक आव्यूह ये दिया है ए बराबर √3 2 3 3 -1.5 -1 3 -1 1। अब देखिए, यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालें, हमें ए डैश निकालना है, तो ए डैश क्या होगा? जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा आपका √3 2 3। अब दूसरी रो ये दूसरा कॉलम बनेगा 2 -1.5 माइनस का 1। अब जो तीसरी रो है ये आपका तीसरा कॉलम बनेगा 3 -1 1। अब आप देखिए, क्या ए और ए डैश में कोई फ़र्क है? ए और ए डैश बिल्कुल सेम है, जबकि हमने क्या करा था? हमने ए को ए डैश बनाने के लिए हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदला है, लेकिन उसके बाद भी ए और ए डैश में कोई फ़र्क नहीं है। इससे हमें पता चल रहा है कि ए बराबर ए डैश का है। और साथ में दूसरी शर्त भी है कि आव्यूह आपका वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और आपका ए बराबर ए डैश तभी हो पाएगा जब आपका ए एक वर्ग आव्यूह है। तो ये तो आप चेक ही मत करना कि वर्ग आव्यूह है या नहीं है, क्योंकि ए बराबर ए डैश तभी आएगा जब आपका ए एक वर्ग आव्यूह होगा। तो देखिए, यहाँ आपका ए बराबर ए डैश का है, तो ये एक ऐसा आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह की क्या परिभाषा है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है, मूल आव्यूह होता है, या जिस आव्यूह का परिवर्त मूल आव्यूह के ही बराबर होता है, ऐसे आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। अब दूसरा है हमारे पास इसमें विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह भी सममित आव्यूह की तरह है, केवल अंतर इतना है कि इसमें ए का ट्रांसपोज बराबर ए के नहीं होता, बल्कि -a के होता है। काय के बराबर होता है? बस इतना फ़र्क है। सममित के लिए ए डैश बराबर ए के होना चाहिए, और विषम सममित के लिए ए डैश बराबर -a के होना चाहिए। इसका उदाहरण देखिए आप। जैसे आपको
ये अवयव दिखाई दे रहा है, b बराबर ये अवयव दिया है। अब मुझे इसका b डैश निकालना है, तो b डैश के लिए मैं क्या करूँगा, पहली रो को पहले कॉलम में बदलूँगा तो हो जाएगा 0 e f। अब मैं दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदलूँगा, माइनस का e 0 g। अब मैं तीसरी रो को मैंने बदल दिया तीसरे कॉलम में। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि b और b डैश में अवयव तो सब समान है, लेकिन चिन्ह बदले हुए हैं। जहाँ b में प्लस है वहाँ b डैश में माइनस है, और जहाँ b में माइनस है वहाँ b डैश में प्लस है, यानी चिन्ह दोनों के एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे b को b डैश के बराबर करना है तो मुझे b डैश में चिन्हों को बदलना पड़ेगा। और चिन्ह कैसे बदले जाते हैं, माइनस को कॉमन लेकर या माइनस से गुणा करके। तो यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब हम b डैश में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 0 का 0 रहेगा, प्लस का e प्लस का f, ये माइनस का e हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, ये प्लस का g हो जाएगा, ये माइनस का f माइनस का g और ये 0। अब आप देखिए क्या आपका b में जो हमने माइनस कॉमन लिया है वो b डैश में सॉरी, और जो b है वो समान है या नहीं है। जब हमने b डैश में माइनस कॉमन ले लिया तो उसके बाद जो अवयव बचा है ये वाला, ये और b दोनों समान है, अर्थात हमें क्या मिल रहा है, हमें b डैश बराबर मिल रहा है माइनस b के। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा एक विषम सममित अवयव है। इसे फिर समझ लीजिए, यदि a डैश बराबर a के आता है तो ये कहलाएगा आपका सममित अवयव, और यदि a डैश बराबर माइनस a के आता है तो ये आपका कहलाएगा विषम सममित अवयव। ठीक, यदि a डैश बराबर a के है तो सममित अवयव होगा, और यदि a डैश बराबर माइनस a के है तो ये हमारा विषम सममित अवयव होगा। अभ्यास 3.3, इसमें देखिए शुरू में जो पहला सवाल है, पहले सवाल में आपसे क्या पूछा है कि दिए गए अवयव के परिवर्त ज्ञात कीजिए। ये बड़ा आसान है, मैं एक सवाल आपको बता देता हूँ। जैसे पहला ही सवाल है ये वाला, इसमें आपका दिया है, इसे मान लेंगे a बराबर 5 1/2 और माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, हमें a डैश निकालना है। तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक ही कॉलम है तो जो एक कॉलम है वो एक रो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो पूरा एक कॉलम है इसे आप एक रो बना देंगे, 5 1/2 और माइनस का 1। ये आपका a डैश आ गया। इस प्रकार सवाल हो जाएंगे, आसान सवाल हैं, ये मैंने कर दिया। ये और ये सवाल आप कर लेना, सिर्फ कुछ नहीं करना, या तो आप कॉलम को ले लीजिए और कॉलम को रो में बदल लीजिए, या आप रो ले लीजिए और रो को कॉलम में बदल लीजिए। ये हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको a और b दिए हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश के बराबर होता है, या a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश होता है। बड़ा आसान है, जैसे मान लिया हमने ये ले लिया तो आपको a और b की वैल्यू दी हैं, पहले आप a माइनस बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। फिर आप इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, a डैश ज्ञात करेंगे, b डैश ज्ञात करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। यदि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है तो आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा, और ये बराबर ही आएगी। देखिए इसी तरह आपके ये सवाल हैं, जैसे पांचों सवाल है ये हमारे पास कि हमें दो अवयव a और b दिए हैं, और हमें ये सिद्ध करना है कि a b का होल डैश बराबर b डैश a डैश होता है, जो कि हमारा सूत्र भी है, एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी है कि a b का होल डैश बराबर b डैश a डैश होता है। तो इसमें हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या निकालना है, हमें ए बी का होल डैश। तो पहले हम a गुणा b निकालेंगे, a गुणा b मैंने आपको सिखा दिया है। फिर हम क्या करेंगे, जो a गुणा b आएगा उस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे, ये आपको हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड याद कर ली, उसके बाद आपको निकालना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका क्या है, b डैश a डैश। तो पहले आप b का डैश निकालेंगे, उसके बाद आप a का डैश निकालेंगे, फिर आप दोनों को गुणा कर देंगे, यानी b डैश a डैश कर देंगे, ये आपकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। यदि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के तो आपका सवाल हल हो जाएगा, और जो कि इस केस में आपकी बराबर ही आएगी, क्योंकि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश गुणा ए डैश के। तो ये सवाल भी आप हल करेंगे, जो सवाल आपसे नहीं हो रहा वो सवाल आप पूछ लेंगे।
अब देखिए सवाल नंबर 7 है आपका है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर जो भी दिया है एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव के लिए क्या होता है कि ए डैश बराबर ए के होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, हमें ए हमारे पास ये है, हम ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश बराबर हो जाएगा, देखिए पहली रो ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 माइनस 1 5, ये दूसरी रो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 2 1, और ये तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 5 1 3। ये हमारा ए डैश आ गया। अब देखिए क्या ए डैश और ए में कोई फ़र्क है? जो हमारा ए डैश है वही हमारी ए की वैल्यू आ रही है, अर्थात ए डैश बराबर ए के है। और जब ए डैश बराबर ए के होता है तो ये क्या होता है, ये एक हमारा सममित अवयव होता है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये एक हमारा सममित अवयव है। इसी प्रकार इसे हमें सिद्ध करना है कि ये एक विषम सममित अवयव है। तो वैसे ही सिद्ध करेंगे, हम इसका ए डैश निकालेंगे। ए डैश के लिए ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 0 1 -1, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 0 1, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 1 -1 0। अब हम देखेंगे इसमें ए डैश ए के बराबर तो है, लेकिन चिन्ह सबके बदले हुए हैं। तो चिन्ह बदले हैं तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये 0 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 प्लस का 1 ये प्लस का 1 माइनस का 1 और 0। तो देखिए अब ये जो है ये वाला अवयव ये क्या बन गया है, ये अवयव आपका ए के बराबर आ गया है। जब ए के बराबर आ गया तो ए डैश बराबर ये माइनस का चिन्ह ऐसे लगा रहेगा और ये बन गया है हमारा अवयव ए। तो यहाँ ए डैश बराबर माइनस ए के आ रहा है, तो यहाँ ए हमारा एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, इस प्रश्नावली के सभी सवाल इसी प्रकार होंगे। ये सवाल आप कर लेंगे, और जो भी सवाल आपसे नहीं हो पा रहा है या नहीं आ रहा वो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेंगे। अब आगे है हमें किसी अवयव का परिमाण ज्ञात करना, अर्थात अवयव का मॉड निकालना। तो देखिए केवल वर्ग अवयव का ही मॉड ज्ञात किया जाएगा। वर्ग अवयव यानी रो और कॉलम की संख्या समान वाले। तो हमारे कोर्स में केवल 2 ही अवयव हैं, एक ऑर्डर 2/2 का और एक ऑर्डर 3/3 का। इंटर के कोर्स में केवल ये 2 अवयव हैं, 2 कोटि के 2/2 और 3/3, जिसका हमें मॉड या परिमाण ज्ञात करना होता है। तो हम देखेंगे उदाहरण। जैसे मान लिया हमारे पास एक अवयव ए है, ये 2/2 का है ABCD। तो इसका अगर हमें मॉड निकालना है, इसका मॉड निकालना बड़ा आसान होता है। इसकी हमें केवल आर पर गुणा करनी है, बीच में माइनस चिन्ह लगा के, यानी ये AD माइनस का BC हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, अंकों में ले लेते हैं हम। ये 5 1 6 2। इसका हमें मॉड निकालना है, तो मॉड क्या हो जाएगा, आर पर गुणा होती है, तो 5 दूनी 10 माइनस 6 एकम 6, 10 में 6 गया 4। तो ये आ गया आपका 2/2 के अवयव का मॉड ज्ञात करना। इसे बोलते हैं 2/2 के अवयव का मॉड ज्ञात करना। अब यदि हमें 3/3 का अवयव का मॉड निकालना है, तो पहले हम 3/3 का अवयव ले लेंगे कोई। मान लिया ए बराबर ABC DEF GHI। तो देखिए इसे हम कैसे खोलते हैं, या तो इसे हम रो में खोलेंगे इस तरह, या इसे हम ऐसे खोलेंगे कॉलम में इस तरह। ये आपकी मर्ज़ी है, इसे चाहे आप रो के हिसाब से खोल सकते हैं या कॉलम के हिसाब से खोल सकते हैं। जैसे भी खोलेंगे आपका उत्तर दोनों ही हिसाब से ठीक आएगा। मैं इसे रो के हिसाब से खोलने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका अगर हमें मॉड निकालना है मॉड ए, तो ये बराबर हो जाएगा, मैं पहला अवयव ए लूँगा। जब मैंने ए ले लिया तो क्या होगा, ये ए जिस कॉलम में है वो कॉलम पूरा ख़त्म हो जाएगा, और जिस रो में है ये रो पूरी ख़त्म हो जाएगी, और जो बचे हैं इनमें हमारी आर पार गुणा हो जाएगी। बात समझ में आ गई। हमने क्या करा है, ए जिस कॉलम में था वो कॉलम पूरा ख़त्म, और जिस रो में था वो रो पूरी ख़त्म। अब जो 4 अवयव बचेंगे इनमें आर पार गुणा करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाकर, जैसे हमने 2/2 के ऑर्डर के मॉड में किया था। और ये सब कहाँ आएगा, जो हमने ए लिया है इसके साथ गुणा में आएगा। ए गुणा में क्या आएगा, EI माइनस का HF। अब फिर क्या आएगा, अब लेंगे हम दूसरा अवयव, रो का दूसरा अवयव। दूसरा अवयव हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। अब फिर वही होगी,
ये 2 जिस कॉलम में है वो कॉलम ख़त्म हो जाएगा और जिस रो में है ये रो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बचा आपका, इसकी और इसकी आर पार गुणा हो जाएगी। जब इनकी आर पार गुणा होगी तो ये हो जाएगा आपका डी आई माइनस का एफ जी। अब लेंगे तीसरा अवयव यानी सी, तो सी हमारा प्लस में ही रहेगा, केवल बीच वाला माइनस में आएगा। अब सी किस में है, सी इस रो में है, ये रो ख़त्म, और सी इस कॉलम में है, ये कॉलम ख़त्म। तो क्या बचे आपके डी एच माइनस का ई जी, ये आपका मॉड ज्ञात हो गया। फिर समझ लीजिए से एक बार, हम इसे रो से भी खोल सकते हैं और कॉलम से भी खोल सकते हैं। मैंने इसे रो से खोल के बताया है, आप इसे इसी प्रकार कॉलम से भी खोल सकते हैं, उत्तर समान आएगा। पहले हम पहला वाला अवयव लेते हैं ए, हमने ये ए ले लिया, तो एक में ए जिस कॉलम में है वो कॉलम पूरा ख़त्म, और जिस रो में है वो रो पूरी ख़त्म। क्या बचा हमारे पास, ई आई माइनस का एच एफ, तो ई आई माइनस का एच एफ ए के साथ गुणा में। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे दूसरा अवयव, दूसरा अर्थात बीच वाला अवयव। तो देखिए बीच वाला अवयव हमेशा माइनस में आएगा, यानी ये बी हमेशा माइनस में आएगा, बी है या जो भी अवयव है। उसके बाद ये जिस रो में है ये रो ख़त्म, और जिस कॉलम में है ये कॉलम ख़त्म। तो क्या बचा डी आई माइनस का जी एफ, डी आई माइनस का जी एफ। आगे अब हम लेंगे इसमें तीसरा अवयव प्लस लगा के, तीसरा केवल बीच वाला अवयव माइनस में, बाकी सब प्लस में। जब हमने सी लिया है तो सी जिस रो में है ये रो ख़त्म, जिस कॉलम में है वो कॉलम ख़त्म। क्या बचा डी एच माइनस का ई जी, डी एफ डी एच माइनस का ई जी। ये आपका हो गया 3/3 का किसी आव्यूह का मॉड निकालना। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि 2/2 के ऑर्डर का मॉड कैसे निकालते हैं, वो सिंपल है, आर पार गुणा करके माइनस चिन्ह लगा के बीच में वो निकाल लिया जाता है। और ये है आपका 3/3 के ऑर्डर का मॉड निकालना। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया हमारे पास a बराबर 2 3 5 1 2 1 और 2 1 1। हम इसका मॉड निकालना है। मॉड a बराबर हो जाएगा, पहले हम 2 लेंगे, ये 2 जिस रो में है वो रो ख़त्म, और इस कॉलम में है ये कॉलम ख़त्म। तो क्या बचा 2 गुणा 2, 2 एकम 2, और माइनस का 1 एकम 1, ठीक। तो 2 माइनस 1, और फिर बीच में आएगा माइनस चिन्ह, क्योंकि जब दूसरा अवयव लेते हैं तो माइनस चिन्ह आता है। अब ये वाला रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म। तो क्या बचा 1 गुणा 1, 1 एकम 1, माइनस 2 एकम 2, तो 1 माइनस 2। अब आगे हम लेंगे प्लस लगा के 5, तो 5 इस रो में है ये रो ख़त्म, और इस कॉलम में है ये कॉलम ख़त्म। तो 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1, और माइनस लगा के हमें इस 2 की गुणा करेंगे इस 2 से, तो 2 दूनी 4। इसे हम हल कर लेंगे। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, और 2 से 1 की गुणा होगी तो आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ आपको बचेगा माइनस का 1, और बाहर है -3। जब -1 के -3 से गुणा होगी तो प्लस का 3, और यहाँ आपका बचेगा माइनस का 3, और बाहर है प्लस का 5। जब प्लस के 5 की माइनस के 3 से गुणा होगी तो माइनस का 15। तो 2 और 3 5 प्लस का है, और माइनस का 15, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 10। ये आ गया आपका मॉड ए का मान। इस तरह आप सवाल हल कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगली जो अंतिम वीडियो होगी उससे हम ज्ञात करेंगे किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, यानी कि आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना। आपके इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम में मैथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन आव्यूह के इन्वर्स पे ज़रूर आता है। या तो आव्यूह का इन्वर्स पूछता है वो, या आव्यूह के इन्वर्स के द्वारा समीकरणों को हल करना पूछेगा। ये सवाल आपका बोर्ड में ज़रूर ही आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आव्यूह के इन्वर्स के ऊपर। तो अगली वीडियो हमारी आव्यूह के इन्वर्स के ऊपर होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।